केएसजी न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत 15वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों पर एक्सप्लेनर के साथ। ये टॉपिक जनरल स्टडी पेपर 2 के पॉलिटी फाइनेंस कमीशन को कवर करता है। 15वें फाइनेंस कमीशन ने सिफारिश की है कि राज्यों को 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान केंद्र के डिविजिबल टैक्स पूल का 42% दिया जाएगा। आयोग की रिपोर्ट में केंद्र और राज्यों दोनों के लिए और वित्तीय घाटे और ऋण को आने वाले वर्षों में सीमित रखने की राह के बारे में सुझाव दिए गए हैं और सिफारिश की गई है कि बिजली क्षेत्र में सुधार के आधार पर राज्यों को अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी जाए। फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों पर सुझाव देती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश की थी। इससे जुड़े कुछ फैक्ट समझिए। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि 15वें वित्त आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान संसाधनों की स्थिति को विश्वसनीय और मजबूत रखने की सिफारिश की है और कहा है, जैसा कि साल 2020-21 के लिए हमारी रिपोर्ट में कहा गया है, राज्यों की सीधी हिस्सेदारी को 41% पर रखा जाए। It is at the same level of 42% of the divisible pool as recommended by the 14th Finance Commission, adding that, however, a required adjustment has been made of about 1% due to the changed status of the erstwhile state of Jammu and Kashmir into the new union territories of Ladakh and Jammu and Kashmir। यानी आयोग का कहना है कि ये 14वें वेतन आयोग की सिफारिशों में राज्यों का हिस्सा 42% रखने के ही समान है, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में पुनर्गठित करने से करीब 1% समायोजन की आवश्यकता हो गई है। आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्र का राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट 2021-22 में 6%, 2022-23 में 5.5%, 2023-24 में 5%, 2024-25 में 4.5% और 2025 से 26 में 4% होना चाहिए। फॉर्मर ब्यूरोक्रेट एनके सिंह की अध्यक्षता वाले पैनल ने पिछले साल नवंबर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को फाइनेंस कमीशन की कोविड टाइम्स नाम से अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। टोटल ट्रांसफर कंस्टिट्यूट्स अबाउट 34% ऑफ एस्टिमेटेड ग्रॉस रेवेन्यू रिसीव्स ऑफ द यूनियन, लीविंग adequate physical space for the union to meet its resource requirements and spending obligations on a national development priorities। फ्लैशबैक की बात करते हैं। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को 4 भागों में विभाजित किया गया है। मुख्य रिपोर्ट वॉल्यूम 1 और 2 में कुल मिलाकर कुल 117 मुख्य सिफारिशें हैं और वॉल्यूम 3 और 4 में क्रमशः केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के लिए कई सुधार सुझाए गए हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 के साथ वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत के 15वें वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट 1 फरवरी 2021 को संसद में पेश की गई थी। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट को केंद्रीय बजट 2020-21 के साथ शामिल किया गया था। वित्त आयोग आमतौर पर 5 साल की अवधि के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। हालांकि प्रमुख विशाल क्षेत्रों जैसे कि नए मौद्रिक नीति ढांचे, जीएसटी, दिवालियापन कोड और विमुद्रीकरण में अनिश्चितता के कारण 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ाया गया था। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट अद्वितीय और व्यापक थी क्योंकि इसमें कई क्षेत्रों जैसे बिजली, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और डीबीटी को अपनाने पर राज्यों के लिए प्रदर्शन प्रोत्साहन की सिफारिश की गई थी। इसलिए रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए धन की व्यवस्था करने की सिफारिश करने के लिए भी कहा गया था। अब समझिए क्या है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, जो अब सुर्खियों में भी है। ये जनरल स्टडी पेपर 3 के इकोनॉमी से संबंधित खबर है। खबर है कि केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जो लगभग 69 करोड़ यानी 69 करोड़ बेनिफिशियर्स तक पहुंच रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2021 को कहा था। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है। बचे हुए राज्यों में भी जल्द ही वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत राशन कार्ड को डिजिटल किया जाएगा। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके जरिए लाभार्थी पूरे देश में कहीं भी राशन कार्ड के जरिए राशन ले सकते हैं। इस योजना के लाभार्थियों में
प्रवासी श्रमिक और अपने परिवार से दूर रहने वाले लोग भी शामिल हैं। ऐसे लोग दोनों जगहों पर अपने अपने राशन का दावा कर सकेंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना में 86% लाभार्थी शामिल हैं। बचे हुए 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आने वाले कुछ महीनों में इस योजना को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ये सभी माइग्रेंट वर्कर्स के लिए हाउसिंग, स्किल्स, इंश्योरेंस, क्रेडिट और फूड स्कीम्स को तैयार करने में मदद करेगा। The government will conclude the implementation of 4 labor codes and social security benefits will be extended to gig and platform workers. वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम कैसे काम करेगा, अब ये समझिए। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र के नागरिक राशन कार्ड के माध्यम से देश के किसी भी राज्य की पीडीएस की दुकान से अपने हिस्से का राशन लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेंगे। इस योजना के तहत मार्च 2021 तक इसमें 100% लाभार्थी जुड़ जाएंगे। However, this will change once the One Nation One Ration Card system becomes operational nationally. The new system, based on a technological solution, will identify a beneficiary through biometric authentication on electronic point of sale devices installed at the FPS and enable that person to purchase the quantity of food grains to which she is entitled under the NFSA. Moving on to the next story, the topic is first rocket to run on biofuel. ये टॉपिक जनरल स्टडी पेपर 3 के साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनर्जी को कनेक्ट करता है। खबर है कि 31 जनवरी 2021 को अमेरिका के मेन में लॉरेंग कॉमर्स सेंटर से स्टारडस्ट 1.0 को लॉन्च किया गया। यह एक पूर्व सैन्य अड्डा था। यहां जैव ईंधन यानी बायोफ्यूल से संचालित पहला कमर्शियल स्पेस लॉन्च हुआ है जो पर्यावरण के लिए नॉन टॉक्सिक है। यह लॉन्च इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले रॉकेट फ्यूल पर्यावरण के लिए विषैले और नुकसानदायक होते हैं। दिस लॉन्च मार्क्स अनदर हिस्टोरिक फर्स्ट फॉर मेन सिंस स्टारडस्ट 1.0 हैज बिकम द फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट लॉन्च फॉर द स्टेट लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न यूएस। स्टारडस्ट 1.0 के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता देते हैं। स्टारडस्ट 1.0 इज अ लॉन्च व्हीकल suited for student and budget payloads. The rocket is 20 feet tall and has a mass of roughly 250 kilograms. रॉकेट अधिकतम 8 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है और इसके पहले लॉन्च में 3 पेलोड भेजे गए हैं। रॉकेट का निर्माण ब्लू शिफ्ट द्वारा किया गया है जो मेने में स्थित एक एरोस्पेस कंपनी है जो ऐसे रॉकेट विकसित कर रही है जो बायो डिराइव्ड फ्यूल द्वारा संचालित होते हैं। स्टारडस्ट 1.0 को कंपनी द्वारा 2014 के बाद से विकसित किया गया है जब कंपनी की स्थापना इसके सीईओ सैचा डेरी ने की थी। ये रॉकेट क्यूबिट्स नामक छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में लॉन्च करने में मदद करेंगे जो पारंपरिक रॉकेट ईंधन का उपयोग करने की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ते हैं और पर्यावरण के लिए कम जहरीले हैं। कंपनी द्वारा विकसित किए जा रहे अन्य रॉकेट्स में स्टारडस्ट जनरल 2, स्टारलेस रूज और रेड ड्वार्फ शामिल हैं जो लो अर्थ ऑर्बिट यानी लियो व्हीकल हैं और इसे अधिकतम 30 किलोग्राम का पेलोड उड़ाने के लिए बनाया गया है। इससे जुड़े कुछ और खबरें जानते हैं, कुछ बैकग्राउंड की बात करते हैं। अंतरिक्ष तक पहुंच आसान बनाने की दिशा में अन्य कंपनियां भी काम कर रही हैं। उनमें से एक अमेज़न के संस्थापक जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। पिछले साल अक्टूबर में कंपनी ने न्यू शेफर्ड नामक रॉकेट सिस्टम का परीक्षण किया जो पर्यटकों को अंतरिक्ष सैर कराएगा। न्यू शेफर्ड नाम के इस रॉकेट सिस्टम का मकसद निकट भविष्य में स्पेस टूरिस्ट को पृथ्वी से करीब 100 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर ले जाकर माइक्रोग्रेविटी का अनुभव करवाना होगा। ब्रिटिश उद्यमी रिचर्ड ब्रॉन्सन द्वारा स्थापित एक अन्य कंपनी जिसे वर्जिन गैलेक्टिक कहा जाता है, इसने जून 2020 में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर के साथ एक अंतरिक्ष अधिनियम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS में ऑर्बिटल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में कमर्शियल पार्टिसिपेशन को प्रोत्साहित करने और लो अर्थ ऑर्बिट इकोनॉमी डेवलप करने में मदद करता है। नेक्स्ट हेडलाइन इज डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेट्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड्स सेकंड LCA प्रोडक्शन लाइन। यह टॉपिक जनरल स्टडी पेपर 3 के डिफेंस को कनेक्ट करता है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने 2 फरवरी 2021 को बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की दूसरी LCA प्रोडक्शन लाइन यानी LCA तेजस निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। स्वदेशी तौर पर तैयार 4.5 जनरेशन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस सबसे हल्का और सबसे छोटा फ्लाई वायर मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। LCA के लिए एक दूसरे प्लांट के उद्घाटन से HAL को सालाना 16 विमानों के उत्पादन करने में मदद मिलेगी। HAL के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक R माधवन ने हाल ही में कहा था कि 48,000 करोड़ रुपए के सौदे के तहत
तेजस LCA की भारतीय वायुसेना को आपूर्ति मार्च 2024 तक शुरू होगी और 83 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति पूरी होने तक हर साल करीब 16 विमानों को शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि 48,000 करोड़ रुपए का यह सौदा राज्य में रोजगार पैदा करेगा और कर्नाटक में एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करेगा। अगला टॉपिक है फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्चेस PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। आइए देखते हैं इस पर एक्सप्लेनर। ये जनरल स्टडी पेपर 2 के हेल्थ को कवर करता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2021 के भाषण में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को लॉन्च करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य का बजट 2.23 लाख करोड़ रुपए रखा है। वित्त मंत्री के अनुसार इस योजना पर 6 वर्षों में लगभग 64,180 यानी 64,180 करोड़ रुपीस खर्च होंगे। इस योजना के तहत प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियर केयर हेल्थ सिस्टम और मौजूदा राष्ट्रीय संस्थाओं को सुदृढ़ यानी विकसित किया जाना है। इसके अतिरिक्त ये नई और सामने आने वाली बीमारियों की पहचान करने और उनका इलाज करने के लिए नई संस्था भी बनाएगी। इसके जरिए 70,000 गांवों के वेलनेस सेंटर्स को इससे सहायता मिलेगी। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खोले जाएंगे। इतना ही नहीं, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को मजबूत किया जाएगा। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल खोले जाएंगे ताकि पब्लिक हेल्थ लैब्स को जोड़ा जा सके। योजना के तहत 17,000 से भी ज्यादा ग्रामीण और 11,000 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का समर्थन किया जाएगा यानी उन्हें सपोर्ट किया जाएगा और 11 राज्यों में 3,382 ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना की जाएगी। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में आज के लिए इतना ही। हम रोजाना आपके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस, न्यूज एक्सप्लेनर्स, शॉर्ट, क्रिस्प, कंसाइज और UPSC एग्जाम ओरिएंटेड वे में लेकर आते हैं। कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। गॉड ब्लेस।